दोस्तों, गोरखपुर के मठ प्रांगण का एक सन्यासी जिसे गोरखपुर में लोग योगी आदित्यनाथ कहकर पुकारते थे। मठ के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ लगी थी, जो उन्हें केवल एक महंत नहीं बल्कि हिंदुत्व का नया प्रतीक मानती थी। 1998 का ये वक्त होता है और इसी साल योगी गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतकर दिल्ली पहुंचते हैं। दोस्तों, ये उस शख्स की कहानी की शुरुआत थी जो एक दिन भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा और देश की सियासत में एक मिसाल पेश करेगा। योगी की ये गाथा ताकत, विवाद और अनिश्चित भविष्य की संभावनाओं से भरी हुई है। सांसद से सीएम और अब पीएम पद के लिए चर्चा है। आज हम हर वो फैक्ट आपको बताएंगे जो सीएम से लेकर पीएम की चर्चा के बीच बहुत कुछ बताता है। दोस्तों, योगी का बचपन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में बीता, लेकिन नियति गोरखनाथ मठ तक ले आई, जहां उन्होंने संन्यास लिया और हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़े। इसके बाद 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, एक ऐसा संगठन जो उनके लिए ढाल भी बना और एक तरह से कहें तो सियासी तलवार भी, क्योंकि 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की, जिसे वो सांस्कृतिक संगठन कहते थे। इस संगठन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर गोरखपुर में हिंदुत्व के एजेंडे को तेजी से फैलाया। गाय संरक्षण, लव जिहाद के खिलाफ अभियान और हिंदू एकता के नारे इस संगठन की पहचान बने। हालांकि इसके उग्र तेवरों ने योगी को विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया। वहीं इन सबके बीच 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसने उनकी छवि को और धार दी। दोस्तों, इस घटना ने उन्हें हिंदुत्व के योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया, लेकिन उस वक्त के बीजेपी नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते उस वक्त में ही तनावपूर्ण रहे। और अब बारी आती है साल 2008 से 2014 तक की कहानी की। दोस्तों, योगी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार जीत हासिल की। इस दौरान वो राम मंदिर आंदोलन के समर्थक रहे और गोरखनाथ मठ की विरासत को मजबूत करते हुए सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद योगी को केंद्रीय नेतृत्व में कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली। उनकी स्वतंत्र छवि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ गहरे रिश्ते बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को असहज करते थे। फिर भी योगी ने पूर्वी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत की और हिंदू युवा वाहिनी के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ा। 2014 में ही महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी गोरखनाथ मठ के महंत बने। इस भूमिका ने उनकी धार्मिक और सियासी ताकत को और बढ़ाया। 2016 तक योगी ने बीजेपी के लिए कई राज्यों में प्रचार किया और उनकी हिंदुत्ववादी छवि राष्ट्रीय स्तर पर उभरने लगी। इसके बाद वक्त आगे बढ़ता गया। साल 2017 की शुरुआत होती है और तारीख 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये फैसला बीजेपी के लिए जोखिम भरा कहा जाता है, क्योंकि योगी की कट्टर छवि और स्वतंत्र रुख केंद्रीय नेतृत्व के लिए चुनौती मानी जाती है। और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो ये भी हेडलाइंस बनी थी। बीबीसी के अनुसार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस फैसले पर हिचक दिखाई थी, लेकिन आरएसएस के दबाव और योगी की लोकप्रियता ने उन्हें ये जिम्मेदारी दिलाई। दोस्तों, 18 मार्च 2017 को बीबीसी ने लिखा कि योगी इसे सांस्कृतिक संगठन कहते थे, लेकिन इसके उग्र हिंदुत्व ने उन्हें विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया। गोरखपुर की सड़कों पर योगी की रैलियों में नारे गूंजते हैं, हिंदुत्व की रक्षा का वादा जैसी लाइनें प्रचार प्रसार में शामिल की गई, जिसने उन्हें युवाओं का नायक बना दिया। दोस्तों, 2017 का ये वही मोड़ था जिसने योगी की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। 19 मार्च को बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बनाया ही, लेकिन ये फैसला चौंकाने वाला था। दोस्तों, 4 जून 2023 को बीबीसी ने अपने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेधन के हवाले से बताया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस फैसले पर शुरू में हिचक दिखाई थी। योगी की स्वतंत्र छवि और कट्टर हिंदुत्व केंद्रीय नेतृत्व को असहज करता था, लेकिन योगी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मठ के महंत नहीं बल्कि एक कठोर प्रशासक भी हैं। उनकी बुलडोजर नीति ने अपराधियों के घरों को ध्वस्त कर दिया और उन्हें बुलडोजर बाबा की उपाधि दी। फिर उत्तर प्रदेश का दूसरा विधानसभा चुनाव आता है, जिसमें उन्हें फिर से जीत मिलती है। इसके बाद 10 मार्च 2022 को बीबीसी ने फिर लिखा, इस नीति ने 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई।
योगी ने वो कर दिखाया जो यूपी में कोई सरकार दशकों से नहीं कर पाई थी। 5 साल सत्ता में रहने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी हुई, लेकिन सियासत का मैदान कभी खाली नहीं रहता। योगी की राह में कांटे बिछाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी थे। 2021 में कोविड की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को हिला दिया। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, वो कतारें और गंगा की तस्वीरों ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों, 11 जून 2021 को बीबीसी ने ये बताया कि बीजेपी के ही कुछ नेता और मंत्री योगी के कामकाज से नाखुश थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पार्टी का कमजोर प्रदर्शन इस आग में घी डाल रहा था। लखनऊ में केंद्रीय नेताओं के दौरे और मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलों ने योगी की कुर्सी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन योगी ने अपनी साधु शैली में धैर्य रखा और 2022 में फिर से जीत हासिल की। तो अभी तक का सफर तो आपको पता चल गया, लेकिन दोस्तों, चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। 2024 का लोकसभा चुनाव योगी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आया। उत्तर प्रदेश, जो भाजपा का अभेद किला माना जाता था, वहां पार्टी को करारी शिकस्त मिली। 10 जून 2024 को बीबीसी ने लिखा कि बुलडोजर नीति और ओबीसी वोटों का छिटकना इस हार का कारण बना है। इस हार ने बीजेपी के भीतर योगी के खिलाफ असंतोष को हवा दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, केशव ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। 24 जुलाई 2024 को बीबीसी ने यह बताया कि मौर्य ने योगी के कार्मिक विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें संविदा कर्मचारियों को आरक्षण देने पर सवाल उठाए गए। ये पत्र वायरल हो गया और मौर्य के दफ्तर में ओबीसी नेताओं का जमावड़ा लगा। दोस्तों, गोरखपुर के प्रोफेसर महेंद्र कुमार सिंह ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि मौर्य जाति की सियासत को हवा दे रहे थे, क्योंकि 2024 में ओबीसी वोटों का नुकसान बीजेपी को भारी पड़ा था। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी योगी की स्वतंत्र छवि से असहज था। और वहीं 10 जून 2024 को बीबीसी ने लिखा, 2024 के चुनावों में आरएसएस कार्यकर्ताओं की कम भागीदारी योगी की रणनीति पर सवाल उठाती है। दोस्तों, पार्टी के बाहर भी योगी के विरोधियों की कमी नहीं थी। उधर अखिलेश यादव भी योगी की बुलडोजर नीति को अलोकतांत्रिक करार दे रहे थे। इसके बाद 3 जून 2024 को जब पीएम मोदी ने कहा विपक्ष को योगी से बुलडोजर चलाने की ट्यूशन लेनी चाहिए, तो अखिलेश ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। मायावती ने योगी सरकार पर दलित विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। और वहीं 4 जून 2023 को बीबीसी ने लिखा, 2019 में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और 2024 में भी विपक्ष ने योगी को घेरने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने बुलडोजर नीति को न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन कहकर निशाना साधा, लेकिन इन हमलों के बीच योगी अपनी जमीन पर डटे रहे। दोस्तों, योगी की ताकत उनकी छवि में छिपी है। 14 अप्रैल 2025 को हिंदुस्तान पोस्ट ने उनके दावे का हवाला दिया कि यूपी को उन्होंने देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। 14 अप्रैल 2025 को हिंदुस्तान पोस्ट ने उनके दावे का हवाला दिया कि यूपी को उन्होंने देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। एक्सप्रेसवे बने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिला। वहीं 4 जून 2020 को आज तक ने लिखा था, योगी का जनता से सीधा संवाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी साधु छवि, गोरखनाथ मठ का प्रभाव और हिंदू युवा वाहिनी ने उन्हें एक अनूठा नेता बनाया। 18 मार्च 2017 को बीबीसी ने भी लिखा था, गोरखपुर के युवा योगी में हिंदू महासभा के महंत दिग्विजय नाथ की छवि देखते हैं। उनकी रैलियों में गूंजने वाले नारे हिंदुत्व की रक्षा, अपराध का खात्मा उनके समर्थकों को जोश से भर देते थे। लेकिन दोस्तों, साल 1998 से लेकर आज 2025 का साल चल रहा है। अब सवाल बदल गया है। अब नए और बड़े सवाल हैं। सवाल ये कि क्या योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? दोस्तों, ये सवाल आज हर सियासी गलियारे में गूंज रहा है। कुछ समर्थक और विश्लेषक उन्हें नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखते हैं। 4 जून 2023 को बीबीसी ने राधिका रामाशेषन के हवाले से लिखा था, योगी का कद पार्टी में दूसरे नंबर का हो चुका है। वहीं अभी बीते महीने 20 मार्च 2024 को प्रभात खबर ने अटकलें लगाई कि आरएसएस उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकता है, जो पीएम पद की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। उनकी हिंदुत्ववादी छवि और प्रशासकीय सफलता उनके पक्ष में है, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं।
19 दिसंबर 2021 को बीबीसी ने पत्रकार सबा नकवी के हवाले से लिखा था, मोदी के सामने योगी का कद बहुत छोटा है। दोस्तों, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रही हूं, ये दोनों ही एक ही संस्था की हेडलाइंस हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। दोस्तों, मोदी के सामने योगी का कद बहुत छोटा है। इसके पीछे की वजह ये दी गई है कि कॉरपोरेट जगत में उनकी स्वीकार्यता कम है और आम सहमति बनाने का अनुभव भी। और वहीं 2024 में ओबीसी और दलित वोटों का छिटकना उनकी राह में बड़ा रोड़ा है। केशव मौर्य जैसे नेताओं का विरोध और केंद्रीय नेतृत्व का रुख उनकी महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर सकता है। तो ये तो वो खबरें थी जो बीच बीच में उभरती रही। और वहीं 2 अप्रैल 2025 को जनसत्ता ने योगी के पीटीआई इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं वास्तव में योगी ही हूँ, राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। यह बयान उनकी साधु छवि को और मजबूत करता है, लेकिन दोस्तों पीएम पद की महत्वाकांक्षा को धुंधला भी करता है। दोस्तों, योगी की ये कहानी एक साधु राजनेता की अनोखी गाथा है, जो गोरखनाथ मठ की शांति से लेकर लखनऊ के सियासी तूफानों तक फैली है। उनकी ताकत उनकी अटल छवि में है, लेकिन उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो केंद्रीय नेतृत्व, आरएसएस और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। दोस्तों, आज जब योगी गोरखनाथ मठ में बैठकर ध्यान करते हैं, तो शायद वो सवाल का जवाब तलाश रहे हैं जो हर कोई पूछ रहा है कि क्या वो दिल्ली की गद्दी तक पहुंचेंगे या फिर उत्तर प्रदेश ही उनकी कर्मभूमि रहेगी। दोस्तों, योगी की ये कहानी अभी अधूरी है और इसका अगला अध्याय भारत की सियासत को नई दिशा की ओर ले जा सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।